हाँ जी, कहाँ तक पहुंच गया था कारवां? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज स्टार्ट करनी है। ओके। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। बच्चों, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की बात करें तो मिनिमम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, या फिर हम बोले बच्चों इसेंशियल टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, या फिर हम बोले ब्रॉड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, उनके नंबर हैं वो टोटल कितने हैं? 7। यानी जब आप क्लासिफिकेशन करोगे तो क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है उनके मिनिमम कितने नंबर है? 7। 7 मिनिमम नंबर है, तो इन्हीं को हम बोलेंगे कि ये ब्रॉड है और यही क्या है? इसेंशियल। अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो मिनिमम 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का होना जरूरी है। अगर आप बच्चों 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज नहीं करते हो तो एक प्रॉपर स्पीसीज तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि मिनिमम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के नंबर कितने हैं? 7। और ये 7 की 7 इसेंशियल है। अब बात आती है कि 7 कौन सी है। 7 के अंदर बच्चों फर्स्ट आपके सामने रख रहा हूं किंगडम। नाम सुना है क्या? किंगडम के बाद में नाम आ रहा है डिवीजन। क्या आ रहा है? डिवीजन। जब प्लांट्स उन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो बच्चों जो कैटेगरी यूज में लेते हैं वो लेते हैं डिवीजन। और जब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो यूज में लेते हैं फाइलम। नाम सुना होगा। उसके बाद में आती है बच्चे क्लास। क्लास के बाद में आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद में आती है फैमिली। फैमिली के बाद में आता है जीनस। और जीनस के बाद में क्या मिलेगा? स्पीसीज। आप लोगों को इनको याद करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में याद कीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में याद करना है तो कैसे करेंगे बोलिए जरा? स्पीसीज, स्पीसीज के बाद में जीनस, के बाद में फैमिली, के बाद में ऑर्डर, के बाद में क्लास, के बाद में डिवीजन, के बाद में अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये आप लोगों को सीक्वेंस से याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में ये बोला जाएगा जीनस एंड ऑर्डर के बिटवीन क्या है? फैमिली। अरे क्या रहेगा? फैमिली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किंगडम एंड क्लास के बिटवीन क्या है? डिवीजन। ठीक है जी। अब बच्चों, जो ये 7 मिनिमम और इसेंशियल टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, इनके अलावा भी कुछ कैटेगरीज होती है जिनको बोला जाता है एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी। एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है उनका ऑलवेज यूज नहीं करना है। देखो, मैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी समझा तो रहा हूं, लेकिन ध्यान से समझना। अगर कहीं पे भी चूके तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा। एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, उन एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के भी कुछ नंबर होते हैं। जैसे अगर बात करें सब डिवीजन, सब क्लास, सब ऑर्डर, जिसके आगे सब लगा हुआ है वो क्या रहेगी? एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो आप बोलोगे सर मिनिमम 7 ही कैसे? एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज भी तो होती है। लेकिन वन क्लासिफिकेशन करने के लिए जब आप कर रहे हो तो मिनिमम कितनी चाहिए कैटेगरीज के? नंबर 7। एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज कब करना है? जब बच्चों रिक्वायरमेंट हो तभी एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज करना है। एनी टाइम एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज नहीं करना। तो मैंने क्या बोला है? एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज कब करना है? जब रिक्वायरमेंट हो। जब रिक्वायरमेंट नहीं हो तो एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इसेंशियल नहीं होती है और बच्चों कोई सीक्वेंशियल भी नहीं होती। तो एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इसेंशियल एंड सीक्वेंशियल नहीं होती। जितने भी बातें बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाएं, इनको विद एग्जांपल भी समझाऊंगा। अब देखिए, जो ये कैटेगरीज बताई आप लोगों को, इनमें जो किंगडम और किंगडम बच्चों बिगेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी होता है। क्या होता है? बिगेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो बिगेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है? किंगडम। इनमें से बच्चों स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो रहता है स्पीसीज। क्या रहेगा? स्पीसीज। स्पीसीज को बोला जाता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाएगा?
फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और बच्चों इसको बोला जाता है विजिबल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो याद रखना है, किंगडम, उस किंगडम को क्या बोला जाएगा? बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा स्पीसीज को क्या बोला जाएगा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड विजिबल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हेलो, समझ तो पा रहे हो ना? अब देखिए, आपके सामने मैंने क्लासिफिकेशन की कुछ स्टेप्स लिखी हैं। मिनिमम स्टेप कितनी है बच्चों? क्या 7 है? और बोलो, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है? नहीं, कभी भी नहीं बोल सकते क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, कोई सिंगल स्टेप नहीं होती। अगर सिंगल स्टेप होता क्या ओनली किंगडम ही होता? अरे बोलो, तो याद रखना है क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ स्टेप, कहने का मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर मेनी स्टेप्स प्रेजेंट रहती है। जैसे अगर किंगडम की बात की जाए तो किंगडम एक क्लासिफिकेशन की क्या है बच्चे? स्टेप। अरे क्या है? स्टेप, स्टेप है। और बच्चे अगर हम डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन भी एक क्या है? स्टेप। क्लास भी एक क्या है? स्टेप। ऑर्डर भी क्या है? एक स्टेप। फैमिली भी क्या है? एक स्टेप। जीनस भी क्या है? एक स्टेप। और स्पीसीज भी क्या है? एक स्टेप। कहने का मतलब अगर आप किंगडम तक जाना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे या डायरेक्ट उड़ते हुए जाओगे? स्टेप बाय स्टेप। यानी स्पीसीज से कहां जाओगे? जीनस, जीनस से फैमिली से, ऑर्डर से क्लास से, और डिवीजन से किंगडम। अगर आपको आज बोला जाए, अभी बोला जाए कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, तो ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए आप क्या सीधे यहां से छलांग लगाओगे? नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप उतरोगे। और जब स्टेप बाय स्टेप उतरोगे तो क्या सही सलामत आप लोग ग्राउंड फ्लोर तक जा पाओगे? ऐसे ही अगर आप स्टेप बाय स्टेप बच्चे चलोगे तो किंगडम तक पहुंचोगे, और किंगडम टू स्पीसीज जाओगे तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। यानी क्लासिफिकेशन के अंदर कोई एक स्टेप नहीं है। अगर बच्चों क्लासिफिकेशन के अंदर देखें तो किंगडम एक यूनिट को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट को। यानी किंगडम एक यूनिट भी है। तो किंगडम एक यूनिट है तो डिवीजन भी क्लासिफिकेशन ये क्या है? यूनिट। क्लास भी एक क्या है? यूनिट। ऑर्डर भी क्या है? यूनिट। फैमिली भी क्या है? यूनिट। और बच्चों जीनस भी क्या है? यूनिट। इसके अलावा क्लासिफिकेशन के अंदर बच्चों कोई एक रैंक नहीं है, मेनी रैंक्स है। अगर बात की जाए तो किंगडम एक क्या है? रैंक। डिवीजन एक क्या है? रैंक। क्लास क्या है? रैंक। ऑर्डर क्या है? रैंक। फैमिली क्या है? रैंक। जीनस क्या है? रैंक। और स्पीसीज भी क्या है? रैंक। और बच्चों एक सिंगल की बात की जाए तो किंगडम एक सिंगल है। सिंगल बात कर रहा हूं तो कैटेगरी है या कैटेगरीज है? कैटेगरी। और बच्चों डिवीजन भी एक क्या है? कैटेगरी। क्लास भी क्या है? कैटेगरी। ऑर्डर भी क्या है? कैटेगरी। फैमिली भी क्या है? कैटेगरी। और जीनस भी क्या है? कैटेगरी। और फैमिली स्पीसीज भी क्या है? कैटेगरी। और इन सभी को कंबाइनली बोलूंगा तो क्या कैटेगरीज बोलूंगा? अरे क्या बोलूंगा? कैटेगरीज। अब देखिए, मैंने बोला कि स्टेप, यूनिट, रैंक, ये क्या है? एक एग्जांपल ले तो क्या किंगडम को बोल सकते हैं? अरे बोलो। और किंगडम अगर सिंगल ले रहे, कैटेगरी अगर एक सिंगल कैटेगरी ले रहे तो उसको क्या बोल सकते हैं बच्चे? टैक्सॉन। क्या बोल सकते हैं? टैक्सॉन। यानी टैक्सॉन एक सिंगुलर वर्ड है। क्या है? सिंगुलर वर्ड। और टैक्सा होता है बच्चे प्लूरल वर्ड। क्या होता है? प्लूरल वर्ड। अगर इन सभी को साथ में कंबाइनली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टैक्सा। और अगर सिंगल की बात कर रहा हूं किंगडम की तो क्या बोलेंगे? टैक्सॉन। हेलो, अब देखिए, अगर हम बात करें बच्चों स्टेप की, एक यूनिट की और एक रैंक की, तो वो क्या किंगडम है। और किंगडम के अंदर भी हम जानते हैं एक किंगडम नहीं होता है, मेनी किंगडम होते हैं। और उनके अंदर हम एक किंगडम ले रहे हैं, कौन सा? प्लांटी। तो प्लांटी एक क्या टैक्सॉन है? अरे बोलो, टैक्सॉन है या टैक्सा है? टैक्सॉन। अगर सिंगल बात करें तो प्लांटी एक क्या है? टैक्सॉन। और प्लांटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या एक स्टेप, एक रैंक, एक यूनिट को? अरे बोलो। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ मिल रहा है वो आपको समझा रहा हूं। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ मिलेगा क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर मेनी स्टेप्स प्रेजेंट है। जब इन स्टेप्स को या फिर वो लोग कैटेगरी, उन कैटेगरी को हम अरेंज करते हैं तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो उसको बोला जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्या बोला जाता है? टेक्सोनोमिक हायरार्की। जब बच्चों सिंगल को न बोलेंगे तो बोलेंगे कैटेगरी, और सभी को अरेंज कर देंगे तो कंबाइनली क्या बोला जाएगा? टेक्सोनोमिक कैटेगरी। जो एक कैटेगरी, उस कैटेगरी को बोला जाएगा टेक्सॉन, और सभी को कंबाइनली क्या बोला जाएगा? टेक्सा। क्या बोला जाएगा? टेक्सा। लो पढ़ के सुनाता हूं।
हाँ मॉड्यूल ही दे दो, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी निकाल के रखो। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, पेज नंबर 7 पे नीचे नीचे लिखा है, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स, यानी इसके अंदर क्या मेनी स्टेप्स प्रेजेंट है, और बोलो in which each steps represent a rank or category since category is a part of overall taxonomic arrangement। कैटेगरी और कैटेगरी क्या ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है? किंगडम एक कैटेगरी, डिवीजन एक कैटेगरी है, तो ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट क्या है? कैटेगरी। फिर क्या बोल रहा आगे, इट इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी, इसको क्या बोला जाएगा? टेक्सोनोमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द टेक्सोनोमिक हायरार्की, सभी को कंबाइनली क्या बोला जाएगा? टेक्सोनोमिक हायरार्की। यानी अगर इनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो कंबाइनली क्या बोलेंगे बच्चे? टेक्सोनोमिक हायरार्की। फिर आगे क्या बोल रहा है, ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, और प्लूरल वर्ड क्या है? टैक्सा। अरे ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट है? आगे सुनो, आप लोगों को टेक्सा और टेक्सोन बताना है, ध्यान से सुनना है और फिर आंसर देना है। मैंने बोला कैट्स, कैट्स टेक्सा या टेक्सोन? टेक्सा। क्या होगा? टेक्सा। मैं बोल रहा हूं डॉग्स, टेक्सा या टेक्सोन? टेक्सा पक्का। मेमल्स, टेक्सा या टेक्सोन? टेक्सा। और अगर बात की जाए तो अगर मैं बोलूं प्लांट्स, प्लांट नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? प्लांट्स, टेक्सा या टेक्सोन? टेक्सा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं मेंजीफेरा इंडिका, क्या? टेक्सोन। और मैं बोल दूं मैंगो, हाँ टेक्सोन नहीं टेक्सा है। मैंगो, इस मैंगो के अंदर एक ही मैंगो प्लांट नहीं है, मैनी मैंगो प्लांट है, मैंगो की मैनी वेराइटी है, अगर मैनी वेराइटी है तो इसको क्या बोला जाएगा? टेक्सा। ठीक है जी, अब सुनिए आगे, जब यहां पर ये हमने पढ़ा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के नंबर मिनिमम कितने हैं? 7, मिनिमम 7 है, और मिनिमम 7 तो होनी चाहिए, अगर 7 नहीं होगी तो हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे और पर्टिकुलर एक स्पीसीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है चिल्लर के दिमाग में कि सर मिनिमम 7 है तो क्यों है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सर एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है तो वो कब यूज में लेनी है और कब यूज में नहीं लेनी है? हेलो, ये क्या क्वेश्चन बनते हैं क्या? इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि बिगेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी किंगडम क्यों है और स्पीसीज स्मॉलेस्ट क्यों है? बस आज तक आप लोगों ने रट्टालोजी लगाई है, आज तक आप लोगों ने ये पढ़ा है किंगडम को रट लेना है, क्या है? बिगेस्ट है, और स्पीसीज क्या है? स्मॉलेस्ट है। चलो आज समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज क्या है? यूज क्या होगा बच्चों? यूज क्या है ये समझने के लिए हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैं आपको बोलूं इस वर्ड के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, तो आपका आंसर आएगा 7.5 बिलियन। यस और नो? लगभग अप्रोक्सीमेट इतनी है, कितनी है बच्चे? 7.5 बिलियंस। अब आप लोगों को क्या करना है? 7.5 बिलियन लोगों में से मेरे को अलग करना है, 7.5 बिलियन लोगों में से मेरे को अलग करना है। कैसे अलग करोगे? तो आप लोगों में से कई का आंसर होगा सर आपकी शकल सूरत बॉडी की बनावट आपकी जैसी और किसी की नहीं होगी, मेरे हम शकल भी है। अब बोलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी गुड, ये तो मैं चाह ही रहा था आप बोलो। ये लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाइए और मेरे डीएनए को 7.5 बिलियन लोगों के डीएनए से मैच कीजिए, जब तक मैच करोगे तब तक निपट लूंगा मैं। सुनिए, अगर आपको मेरे तक पहुंचना है तो मेरा होम एड्रेस फॉलो कीजिए। आप क्या फॉलो कीजिए? होम एड्रेस। चलो बता देता हूं,
बस यही बोलवाना चाह रहा था, ये भी बोल दिया। अभी तक हम बात कर रहे थे वर्ल्ड लेवल की, अब हम बात करेंगे बच्चे ओनली कंट्री लेवल की। कंट्री लेवल की बात क्यों करेंगे? क्योंकि आज तक आप लोग बोलते हो आई लव माई इंडिया, आई लव माई ग्रीन इंडिया। क्या आप लोगों ने ऐसा बोला आई लव माई एशिया, आई लव माई ग्रीन एशिया? तो मैं मेरे एड्रेस में क्यों लिखूं एशिया? तो इसलिए मैं कहां तक बात करूंगा? कंट्री लेवल की। अगर कंट्री लेवल की बात करूं तो बच्चों इस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर अगर ह्यूमन पॉपुलेशन देखी जाए तो कितनी है बताओ जरा? ये तो जीके तो इतना तो आता है ना, 1.2 क्या है करोड़ अरब क्या है? ये लो, वेरी गुड, शाबाश। मिलियन, बिलियन, ठीक है। अब देखो, हम मान लेते हैं कि 1 करोड़ है, फॉर एग्जाम्पल। हम बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर 1 करोड़ लोगों में से मेरे को अलग करना है, तो कि इंडिया में 1 करोड़ में से मैं एक हूं। अरे बोलो, राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में मैं बच्चों अगर बात की जाए तो 50 लाख में से एक हूं। अगर मैं कोटा की बात करूं तो कोटा डिस्ट्रिक्ट का नाम, और डिस्ट्रिक्ट में मैं बोलूंगा 1 लाख में से एक हूं। अरे बोलो, ये मेरी बच्चों एरिया है, एरिया के अंदर में मैं 20,000 में से एक हूं। यानी तलवंडी, और तलवंडी मेरा एरिया है, तो 20,000 में से मैं क्या हूं? एक हूं। इसके बाद में अगर बात की जाए तो ये है मेरी लाइन नंबर। कौन सी है? लाइन नंबर। अगर सॉरी सेक्टर नंबर, सेक्टर नंबर है तो सेक्टर कौन सा है मेरा? थर्ड है, तो क्या 5,000 में से एक हूं? एफ है, वो एफ है लाइन नंबर। अगर लाइन नंबर है तो क्या मैं बच्चों 1,000 में से एक हूं? और 5 नंबर है मेरा हाउस नंबर, तो क्या मैं 10 में से एक हूं? कहने का मतलब ये है कि जब आप इस एड्रेस को फॉलो करते हो तो फॉलो करते हो तो क्या मेरे को इस इंडिया में रहने वाले लोगों में से क्या अलग कर देते हो? वैसे ही अगर आप टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को फॉलो करोगे, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को फॉलो करते हुए जब जाओगे तो 5 लाख प्लांट में से एक प्लांट स्पीसीज को क्या कर दोगे? अलग। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को फॉलो करते हो तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को फॉलो करके प्लांट्स का क्या कर सकते हो? आइडेंटिफिकेशन, एक प्लांट तक प्रॉपर आप पहुंच सकते हो। अब जब आप बच्चों मेरे तक पहुंच रहे थे तो विद कैरेक्टर या विदाउट कैरेक्टर? विद कैरेक्टर। तो जब भी आप प्लांट से उन प्लांट्स, एक प्लांट 5 लाख प्लांट्स में से एक प्लांट तक पहुंचते हो तो विद कैरेक्टर पहुंचते हो, विदाउट कैरेक्टर नहीं पहुंच सकते। जैसे अगर मैं बात करूं किंगडम प्लांटी की, किसकी बात करूं? किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी का नाम आते ही एक कैरेक्टर दिमाग में आता है, फोटोसिंथेसिस। यानी किंगडम प्लांटी के मेंबर क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। फिर बच्चों एक डिवीजन है, इस डिवीजन का नाम है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है? सीड बियरिंग प्लांट। तो क्या करेक्टर सीड बियरिंग प्लांट है? अगर हम बात करें बच्चे ऑर्डर की, तो ऑर्डर है डाइकोटिलिडनी। अगर डाइकोटिलिडनी है तो क्या टू सीड के अंदर 2 कोटिलिडन होंगे? ऐसे ही अगर आप जाओगे बच्चे स्पीसीज तक, तो स्पीसीज तक पहुंचोगे तो विद करेक्टर पहुंचोगे या विदाउट करेक्टर? विद करेक्टर। करने का मतलब ये हुआ कि ये बच्चों टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी प्लांटस प्लांट का क्या है? होम एड्रेस। क्या है बच्चे? होम एड्रेस। जब मैंने बोला कि ये मेरा मेरा होम एड्रेस है, क्या बोला है मैंने? मेरा होम एड्रेस। तो क्या मेरा ओनली मेरा ही होम एड्रेस है? नहीं, मैंने ये बोला 10 में से मैं क्या हूं? एक हूं। 10 में से एक हूं मतलब ये मेरे पूरे घर वालों का होम एड्रेस है। अगर पूरे घर वालों का होम एड्रेस है तो जब भी हम एक प्लांट के बारे में बात करेंगे तो पर्टिकुलर कोई एक सिंगल नहीं होगा, वो क्या होगा? ग्रुप ऑफ प्लांट। जैसे अगर मेंजीफेरा इंडिका की बात की जाए तो मेंजीफेरा इंडिका क्या अकेला ही प्लांट है? नहीं, वो ग्रुप ऑफ प्लांट है। क्या? ग्रुप ऑफ प्लांट। अगर मैं आज मेरी बात करूं तो मेरा नाम है होमोसेपियन, तो क्या मैं मेरे अकेले की बात कर रहा हूं? नहीं, हम सब की बात करें, यानी ग्रुप के अंदर है। तो हम जब भी बच्चों एक स्पीसीज तक पहुंचेंगे, एक स्पीसीज तक पहुंचेंगे तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म होगा वो। हेलो, समझ में तो आ रहा है क्या? तो याद रखना है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, उन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज क्या है? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को फॉलो करके हम क्या बच्चों ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पर्टिकुलर के एक स्पीसीज तक पहुंच सकते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा था कि मिनिमम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के 7 ही क्यों है? तो मिनिमम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के 7 क्यों है वो समझते हैं। अगर बच्चों इस एड्रेस में से मैं एक लाइन हटा दूं, इस एड्रेस में से अगर मैं एक लाइन हटा दूं, और वो मैंने लाइन हटा दी है बच्चे राजस्थान, बताइए
क्या मेरे तक आप डायरेक्टली पहुंच पाएंगे? और बोलो। कई लोग बोलेंगे पहुंच जाएंगे। इंडिया के अंदर बहुत सारे कोटा नाम के एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, और बच्चों कस्बे भी हैं और गांव भी है। क्या आप लोग डायरेक्टली मेरे तक पहुंच पा रहे हो? नहीं। अगर डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे हो तो बच्चे, जब आप लोगों को एक पर्टिकुलर स्पीसीज तक पहुंचना है तो मिनिमम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के नंबर कितने होने चाहिए? 7। अगर इनमें से आप एक भी नहीं यूज में लेते हो तो पर्टिकुलर एक स्पीसीज तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए डायरेक्टली पहुंचने के लिए मिनिमम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के नंबर कितने होने चाहिए? 7। समझ तो पा रहे हो? अगला क्वेश्चन ये बन रहा था आपके सामने कि एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज कब करना है? एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज कब करना है? मैंने बोला एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज ऑलवेज नहीं करना। एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की जब जरूरत पड़े तभी उनका यूज करना है। आप बोलोगे जरूरत कब पड़ती है कभी कभार। जरूरत पड़ती है तभी यूज में लेना एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को। तो हम बोलेंगे एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज सीक्वेंशियल नहीं होती और इसेंशियल भी नहीं होती। तो फिर समझिए एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज कब किया जाता है। मैंने आज आप सभी को मैंने मेरा एड्रेस बता दिया है। तो इस एड्रेस बताने के बाद में सभी को मैं इनवाइट कर रहा हूं कि आप 1 मार्च को मेरे घर पे आइए। सभी लोग आइए, सभी लोग साथ में बैठेंगे, साथ में चाय नाश्ता करेंगे, समोसा खाएंगे, और लास्ट में सभी का फोटोग्राफ होगा। सभी मेरे को फोटोग्राफ देंगे और बदले में ऑटोग्राफ लेंगे। बच्चों, आप में से मैंने इनविटेशन दिया तो हमने माना कि स्टूडेंट कितने? 100 स्टूडेंट्स में से 98 स्टूडेंट्स है वो बच्चे 1 मार्च को मेरे घर पे आए। सभी लोग हम साथ में बैठे, गपशप की, फिर बच्चों चाय नाश्ता हुआ, साथ में चाय के साथ में समोसा भी खाया, फिर लास्ट में फोटोग्राफ हुआ। फोटोग्राफ सभी ने एक एक करके दिया और मेरा ऑटोग्राफ लिया। फिर बच्चों 2 मार्च को एक स्टूडेंट का फोन आता है और वो स्टूडेंट बोलता है, क्योंकि 98 स्टूडेंट आ गए थे, 2 स्टूडेंट बचे हुए थे, उनमें से एक स्टूडेंट का फोन आया 2 मार्च को। स्टूडेंट ने बोला कि सर आपका घर कहाँ पे? मैंने बोला आपको एड्रेस दिया हुआ ना। उस स्टूडेंट ने बोला कि सर आपका एड्रेस गलत है, आपने एड्रेस गलत दिया है। तो मैंने उसको बोला आपकी क्लास के जो स्टूडेंट है वो कल ही आके गए हैं, सभी ऐसे गलत नहीं हो सकता। आज का स्टूडेंट बहुत जल्दीबाजी में रहता है, अपने आप को सही मानता है, सामने वाले को गलत मानता है। ये सही है। तो वो भी मेरे को गलत मान रहा था। मैंने बोला जहां पे आप खड़े हो वो मेरे को एरिया बताओ। उसने एरिया बताया। तो फिर मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आसपास में देखिए कि किसी मकान के ऊपर क्या झंडा लगा हुआ नजर आ रहा है? तो उसने बोला हाँ सर। मैंने कहा उस मकान को फॉलो कीजिए और उस मकान के सामने वाले मकान की बेल बजाइए। उस स्टूडेंट ने बच्चे उस झंडे वाले मकान को फॉलो किया और फॉलो करते करते गया। उसने उस झंडे वाले मकान के सामने वाले मकान की बेल बजाई। वहीं पे मैं तैयार था, हम दोनों साथ में बैठे, चाय पी, नाश्ता किया। फिर बच्चों उसने फोटोग्राफ मेरे को दिया और बदले में ऑटोग्राफ लिया। आप क्या सोचते हो? मैं जब भी मैं एड्रेस लिखता हूं तो एड्रेस में क्या ऐसे लिखता हूं झंडे वाले मकान के सामने? लेकिन जब मेरे को जरूरत पड़ी तब क्या मैंने यूज में लिया? तो ऐसे ही एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, जब जरूरत पड़े तभी यूज में लेनी है, ऑलवेज एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज नहीं करना। इंडिया के अंदर एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की कोई कमी नहीं है। आप भी जब अपने फ्रेंड को बुलाते हो घर पे और अगर वो नहीं आ पाता तो आप क्या बोलते हो? क्या आपने वो मंदिर, मस्जिद या फिर कुछ और एक ना एक बच्चों ऐसा स्पॉट रहता है जिसको आप बता के उसको घर पे बुला सकते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि हाँ तूने वो माता जी का मंदिर देखा है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ देखा है। तो फिर बोलोगे आप उसको माता जी वाले मंदिर से सीधे सीधे आते जाना, गलियां गिनते जाना, 9 नंबर गली में घुस जाना, 9 नंबर गली के अंदर राइट साइड के अंदर 10वां मकान है, बेल बजा देना, वहीं तैयार हो। क्या आप अपने एड्रेस के अंदर ये लिखते हो माता जी वाले मंदिर से 9 गली छोड़ के 10वीं गली के अंदर 9 नंबर मकान राइट साइड में? नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़ी तभी क्या आपने एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज किया? ऐसे ही यहां पर भी जब जरूरत पड़ती है तभी बच्चों एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का यूज किया जाता है। हेलो, समझ में तो आ रहा है ना? अगला पॉइंट सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा था अपने सामने कि स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो वो क्या है? स्पीसीज। और बिगेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है? किंगडम। बच्चों अगर हम बात करें किंगडम की और स्पीसीज की तो इसको हटा दूंगे 20 वाले को, खेचो पहले।
ऑनलाइन वाले समझ में तो आ रहा है ना? देखिए, जब यहां पर हम समझ रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि बिगेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वो किंगडम है और स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो स्पीसीज है। जब हम बात करें बच्चों, तो यहां पर हम एड्रेस ले रहे हैं, तो इस एड्रेस के अंदर बिगेस्ट पार्ट कौन सा है? क्या कंट्री? अरे बोलो। तो कंट्री, और कंट्री किसको रिप्रेजेंट करता है? किंगडम। उसके बाद में स्टेट, स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिवीजन। बच्चों डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास। उसके बाद में आ रहा है बच्चे एरिया, क्या आ रहा है? एरिया। एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर। और उसके बाद में आ रहा है सेक्टर, सेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली। उसके बाद में आ रहा है बच्चे लाइन नंबर, लाइन नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस। और उसके बाद में क्या आ रहा है? हाउस, हाउस नंबर। अब देखो, जितना छोटा कंट्री के कंपैरिजन में हाउस है, उतना ही हाउस के कंपैरिजन में कंट्री क्या है? बड़ा। हाउस के एरिया से कंट्री के एरिया को कंपेयर करो। क्या बच्चों, हम जब बोलेंगे हाउस के एरिया को कंट्री के एरिया से कंपेयर करके, तो हाउस के एरिया के लिए नेग्लिजिबल वर्ड है, वो भी क्या शर्माने लगेगा? ऐसे ही क्या है, ऐसे ही किंगडम, और किंगडम क्या है बच्चे? बिगेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और स्पीसीज क्या है? स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। चलिए, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको और तरीके से समझते हैं। आप अपने पापा है, उस पापा के घर के एरिया को कंट्री के एरिया से कंपेयर कीजिए। आपके पापा के घर के एरिया को कंट्री के एरिया से कंपेयर कीजिए। आपके पापा के घर का एरिया 30x50, 50x50, 70x70, 100x100 होगा। इससे ज्यादा बड़ा है तो या तो धर्मशाला या फिर होटल होगी, यही होता है और क्या। अगर ये है तो इस एरिया को किससे कंपेयर करना है? कंट्री के एरिया से। अब कंट्री के एरिया से हाउस एरिया को कंपेयर करेंगे तो बच्चों नेग्लिजिबल वर्ड को क्या शर्म आने लगेगी? नहीं लगी? चलो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको और तरीके से समझते हैं। आज तक आप लोगों ने बोर्ड पे समझा है, आज आपको आसमान में बैठा के समझाएंगे। इमेजिन करना है, आप सभी लोग आसमान में बैठे हो, ठीक है जी। नीचे की तरफ देखिए, क्या इंडिया पूरा का पूरा मकानों से भरा हुआ नजर आ रहा है? अब बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी मकान है उनके ऊपर बुलडोजर चला दो। पूरा का पूरा इंडिया बच्चों एकदम साफ नजर आ रहा है। अब अपने अपने मकान को इस इंडिया के अंदर लोकेट करो। मैं मेरे मकान को लोकेट कर रहा हूं। ये भी डॉट बड़ा है, ये भी डॉट क्या है? बड़ा, ठीक है ना? तो अगर बच्चों ये अपना क्या है? हाउस, और ये कंट्री है, तो बताओ हाउस के कंपैरिजन में कंट्री क्या बिग है? ऐसे ही स्पीसीज के कंपैरिजन में किंगडम क्या होता है? बिग। और किंगडम के कंपैरिजन में स्पीसीज क्या होता है? स्मॉल। हेलो। अब देखो, वहीं पे बैठे रहना है। आपका घर, शर्मा अंकल का घर, वर्मा अंकल का घर, गुप्ता अंकल का घर, खान साहब का घर मिलके के एक लाइन बना रहे। इन सभी का घर मिलके क्या बना रहे? लाइन। आपके घर के सामने एक रोड है, आपके घर के पीछे भी एक रोड है, इस रोड के सामने भी बच्चों एक घर की लाइन है। जब बच्चों बहुत सारी लाइन मिलेगी तो लाइन मिलने से क्या बनेगा? क्या सेक्टर बनेगा? अरे क्या बनेगा? सेक्टर। अब बहुत सारे सेक्टर मिल रहे हैं तो बहुत सारे सेक्टर मिलने से क्या बन जाएगा? एरिया। बहुत सारे एरिया मिले तो एरिया मिलने से क्या बना? डिस्ट्रिक्ट। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिले तो क्या बना? स्टेट। और बहुत सारे स्टेट मिले तो क्या बन गया? कंट्री। अब देखो, देखिए नीचे पूरा का पूरा इंडिया के मकानों से भरा हुआ नजर आ रहा है। सिमिलरली, सिमिलरली ऐसे ही स्पीसीज मिलके क्या बनाती है? जीनस। जीनस मिलके क्या बनाते हैं? फैमिली। फैमिली मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं? क्लास। क्लास मिलके क्या बनाते हैं? डिवीजन। और डिवीजन मिलके क्या बनाते हैं? किंगडम। समझ में आया? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है चिल्लर का कि सर, सेम सेम स्पीसीज मिलके जीनस बनाती है या अलग अलग स्पीसीज मिलके जीनस बनाती है? अब सुनो पूरी बात, क्या बोल रहे हैं? सेम सेम, एक जैसी स्पीसीज मिलके जीनस बनाती है या अलग अलग स्पीसीज मिलके जीनस बनाती है? ध्यान से सुन के बताना। एक जैसी स्पीसीज मिलके जीनस बनाती है या अलग अलग स्पीसीज मिलके जीनस बनाती है? अलग अलग। वेरी गुड।
जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही आंसर देते जाओ। आप बोल रहे हो कि मेंजीफेरा इंडिका एंड सोलेनम ट्यूबरोसम मिलके एक जीनस बनाती, अलग अलग बोला आपने, सेम सेम ना, तो बच्चे सेम सेम बोलेंगे ना बोलेंगे अलग अलग। तो फिर कौन सा वर्ड यूज मिलेंगे वो मैं बताता हूं। क्या आपका घर और मेरा घर मिलके एक लाइन बना रहे? नहीं। आपका घर, शर्मा अंकल का घर, वर्मा अंकल का घर, गुप्ता अंकल का घर, खान साहब का घर मिलके क्या लाइन बना रहे? मेरा घर कुछ अलग लोगों के साथ मिलके लाइन बना रहा है। मेरा घर, अमिताभ बच्चन का घर, अक्षय कुमार का घर, सलमान खान का घर, कैटरीना कैफ का घर मिलके क्या बना रहे हैं? लाइन। सोचो तो, कुछ बड़ा सोचो ना। बैठे हैं यहाँ पे शर्मा अंकल, गुप्ता अंकल के पास। अगर बच्चों, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका घर कुछ अलग लोगों के साथ में मिलके क्या बना रहा है? लाइन। और मेरा घर कुछ अलग लोगों के साथ में मिलके क्या बना रहा है? लाइन। तो कभी भी एक जैसा या अलग अलग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिलेटेड। क्या बोला जाएगा? रिलेटेड। रिलेटेड पर्सन के साथ में मिलके लाइन बना रहे, नहीं बना रहा है? तो यहां पर हम बोलेंगे रिलेटेड स्पीसीज मिलके क्या बनाएगी? जीनस। रिलेटेड जीनस मिलके क्या बनाएंगे? अरे बोलो। रिलेटेड फैमिली मिलके क्या बनाएंगे? रिलेटेड ऑर्डर मिलके क्या बनाएंगे? रिलेटेड क्लास मिलके क्या बनाएंगे? और रिलेटेड डिवीजन मिलके क्या बनाएंगे? समझ में आया? अरे बोलो। तो याद रखना है, कभी भी ये नहीं बोलेंगे एक जैसी या फिर अलग अलग, क्या बोला जाएगा? रिलेटेड। याद रहेगा अच्छे से? चलिए आगे समझते हैं। अगला पॉइंट आता है एक एनसीईआरटी से रिलेटेड, और एनसीईआरटी के अंदर एक स्टेटमेंट दे रखा है, उस स्टेटमेंट को समझने जा रहे हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये आप लोगों को मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 8 पे, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन से स्टार्ट होना है। पढ़िए पेज नंबर 8 के ऊपर सेकंड लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन से स्टार्ट कीजिए। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑब्लिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। समझ में आ गया है? वेरी गुड। एनसीईआरटी को इतने अच्छे से समझ लेते हो आप? हाँ, नहीं है समझ में? अरे बोलो, ईमानदारी से बताना है। नहीं है? ठीक है, समझाते। यहां पर ये बोलने जा रहा है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, वो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बायोलॉजिकल एंटिटीज है, यानी लिविंग फॉर्म में भी है, एक विजिबल यूनिट भी है। बाद में क्या बोले? नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स, और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है ये ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ही कोई ग्रुप नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ही ग्रुप नहीं है, ये एक विजिबल यूनिट भी है। समझ में आया? नहीं आया? चलो ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट भी और ऑफलाइन स्टूडेंट भी अपनी आंखें बंद रखेंगे ईमानदारी से, तभी समझ में आएगा अच्छे से। क्लोज योर आईज। आंखें बंद करेंगे ईमानदारी से, खुली कोई नहीं रखेगा। अब देखो, मैं आपको जैसे जैसे कैरेक्टर बोल रहा हूं वैसे वैसे सुनते जाएं। एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने बच्चों चश्मा लगा रखा है, हाइट लगभग उसकी 5 फीट है, उसने एक घड़ी पहन रखी है फास्ट ट्रैक की, और उसके एक हाथ में डस्टर है और दूसरे हाथ के अंदर उसके मार्कर है। एक हाथ में क्या है? डस्टर, और दूसरे हाथ में क्या है? मार्कर। क्या आप लोगों ने उस स्टूडेंट को आज से पहले देखा है? नहीं। लेकिन आपके दिमाग में क्या उसके कैरेक्टर है? और बोलिए, अगर आपके दिमाग में उसके कैरेक्टर है तो सिंगल कैरेक्टर है या मेनी कैरेक्टर है? मेनी। तो अभी तक आपके लिए वो क्या बना हुआ है? वो बना हुआ है मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, यानी वो अभी तक आपके लिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का क्या बना हुआ है? ग्रुप। हेलो, ओपन योर आईज। क्या देख भी सकते हो आप? देख सकते हो, मतलब क्या ये विजिबल यूनिट भी है? मतलब क्या ये बायोलॉजिकल एंटिटीज? हेलो, समझ में आया क्या? थैंक यू बेटा। तो देखिए, मैंने बोला है मेंजीफेरा इंडिका, मैंने नाम लिया मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका नाम लेते ही आपके दिमाग में मेंजीफेरा इंडिका के जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, क्या वो आ गए? कि उसकी लीफ ऐसी होती है, स्टेम ऐसा होता है, उसके अंदर
फ्लावर ऐसा बनता है, फ्रूट ऐसा बनता है। अगर ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो अभी तक आपके लिए मेंजीफेरा इंडिका क्या बना हुआ है? क्या बच्चे मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स बना हुआ है, मेनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स बना हुआ है। यानी अभी तक आपके लिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का क्या है? ग्रुप। लेकिन मैं बोल दूं ये मेंजीफेरा इंडिका और मेंजीफेरा इंडिका के सामने ले जाके आपको खड़ा कर दूं तो आपके लिए वो क्या ओनली मेनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट ही होगा? नहीं, अब क्या हो गया वो? क्या बच्चे बायोलॉजिकल एंटिटीज भी है? क्या एक विजिबल यूनिट भी है? क्या एक लिविंग यूनिट भी है? इसीलिए बोला जाता है कि स्पीसीज और स्पीसीज क्या होती है? विजिबल यूनिट। बच्चों क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? स्पीसीज। जब स्पीसीज नहीं होगी तो जीनस नहीं बनेगा, और जीनस नहीं बनेगा तो फैमिली भी नहीं बनेगी। हेलो, इसके अलावा स्मॉलेस्ट तो समझ में आ गया, बेसिक। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब मेन। अगर बच्चों स्पीसीज नहीं होगी तो जीनस नहीं बनेगा और किंगडम भी नहीं बन पाएगा। फिर अगर नहीं बन पाएगा तो फंडामेंटल यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन की? स्पीसीज। क्लियर? अगला वर्ड आता है बच्चे, वो आता है इन किंगडम एंड ऑफ किंगडम। इन किंगडम का मतलब क्या है, ऑफ किंगडम का मतलब क्या है, ये समझते हैं। एक वर्ड क्या आता है? इन किंगडम, और दूसरा वर्ड क्या आता है? ऑफ किंगडम। ध्यान से सुनते रहना। इन किंगडम का मतलब होता है किंगडम में। इन किंगडम का मतलब क्या होता है? किंगडम में। ऑफ किंगडम का मतलब होता है किंगडम का। क्या है बच्चे? किंगडम का। यानी किंगडम का मतलब है किसी किसी में। किंगडम का मतलब क्या है? किसी किसी में। और किंगडम में का मतलब है सभी में। किंगडम में का मतलब क्या है? सभी में। क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा? चलो समझते हैं। आपका बेच है वो क्या? MLV है, और मैं बोल देता हूं MLV1 है। क्या है? MLV1, और यही होगा शायद। MLV1 है वो। MLV1 संज्ञान बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे लगता है, और 5th फ्लोर के रूम नंबर 3rd में लगता है। क्या आप सभी का करेक्टर है? अरे बोलो, सबका है या नहीं है? यानी किंगडम का मतलब सबका। अब देखो, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट खड़ा हो बेटा। हाँ, आप, नाम क्या आपका? अंबिका। कहाँ के रहने वाले? MP। अंबिका MP। कोई और है? नहीं। क्या आप सबका करेक्टर है? नहीं, लेकिन क्या आप में है या नहीं है? अरे बोलो। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूं किंगडम का सबका करेक्टर होगा, लेकिन स्पीसीज का सबका करेक्टर नहीं होगा। समझते हैं इसको? मैं बोल रहा हूं किंगडम, और किंगडम में नाम ले रहा हूं प्लांटी। प्लांटी का एक करेक्टर है फोटोसिंथेसिस। क्या बच्चे? फोटोसिंथेसिस। फिर मैंने बोला स्पीसीज, और स्पीसीज के अंदर नाम लिया बच्चे सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर करेक्टर क्या? ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर। बोलो, क्या किंगडम का करेक्टर ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर? नहीं। लेकिन बच्चों जो स्पीसीज है उस स्पीसीज का ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर के साथ में क्या फोटोसिंथेसिस भी करना करेक्टर है? यानी किंगडम का करेक्टर होगा वो इसेंशियली स्पीसीज का भी करेक्टर होगा, लेकिन स्पीसीज का करेक्टर होगा, किंगडम का करेक्टर नहीं होगा, किंगडम में होगा। हेलो, समझ में आया क्या? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किंगडम का करेक्टर क्या स्पीसीज का करेक्टर होता है? किंगडम का करेक्टर क्या स्पीसीज का करेक्टर होता है? यस। क्या स्पीसीज का करेक्टर किंगडम का करेक्टर होता है? स्पीसीज का करेक्टर किंगडम में होता है। अरे किसमें होता है? किंगडम में। कईयों को नहीं समझ में आया, चलो कोई नहीं, एक एग्जांपल और लेते हैं। आपकी क्लास, और आपकी क्लास के अंदर 200 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 200। 200 स्टूडेंट। अब इन 200 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट है और बॉयज है, और 170 स्टूडेंट है और हैं बच्चे गर्ल्स। अब जो 170 गर्ल्स स्टूडेंट है उनका भी आगे हम पार्टीशन कर रहे हैं, जिसमें से 100 स्टूडेंट है गर्ल्स है और इंग्लिश मीडियम से है, और 70 स्टूडेंट है गर्ल्स है और हिंदी मीडियम से। फिर उसके बाद में 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं गर्ल्स है, इंग्लिश मीडियम से है और पार्कर पेन रखती हैं। 50 स्टूडेंट ऐसी हैं, स्टूडेंट भी हैं, गर्ल्स हैं, इंग्लिश मीडियम से भी हैं, लेकिन विदाउट पार्कर पेन है। फिर बच्चों 50 में से 25 और 25,
स्टूडेंट है, गर्ल्स है, इंग्लिश मीडियम भी है, पार्कर पेन भी रखती हैं और क्लासमेट रजिस्टर भी रखती हैं। बच्चों यहाँ पे 25 ऐसी स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हैं, इंग्लिश मीडियम भी है, पार्कर पेन रखती हैं, लेकिन विदाउट क्लासमेट रजिस्टर। आगे बात करें तो 25 में से 14 और फिर 10, 14 स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हैं, इंग्लिश मीडियम भी है, पार्कर पेन भी रखती हैं, क्लासमेट रजिस्टर भी रखती हैं, फास्ट ट्रैक वॉच रखती हैं। ये इधर स्टूडेंट है, गर्ल्स है, इंग्लिश मीडियम से है, पार्कर पेन रखती हैं, क्लासमेट रजिस्टर रखती हैं, फास्ट विदाउट फास्ट ट्रैक वॉच है। अब बच्चों 14 में से 1 अलग कर दिए, 13 अलग। 1 स्टूडेंट है, गर्ल्स है, इंग्लिश मीडियम से है, पार्कर पेन रखती है, क्लासमेट रजिस्टर रखती है, फास्ट ट्रैक वॉच रखती है और चश्मा लगाती है। ये स्टूडेंट है, गर्ल्स है, इंग्लिश मीडियम से है, पार्कर पेन रखती है, क्लासमेट रजिस्टर रखती है, फास्ट ट्रैक वॉच रखती है, लेकिन विदाउट। अब देखिए ये है बच्चे किंगडम, ये है डिवीजन, ये है क्लास, ये है ऑर्डर, ये है फैमिली, ये है जीनस और ये है स्पीसीज। मैंने क्या बोला? किंगडम का करेक्टर सब का करेक्टर होगा, यस और नो? लेकिन स्पीसीज का करेक्टर सबका करेक्टर नहीं होगा। किंगडम का करेक्टर, किंगडम का करेक्टर क्या है? स्टूडेंट। देखो देखिए क्या सब में आ रहा है। स्पीसीज के करेक्टर, स्पीसीज का करेक्टर है वो क्या किंगडम का करेक्टर है? किंगडम में आ रहा है, किंगडम में। क्लियर है? अब तो अरे बोलो। अब सुनो आगे, जब भी आप स्पीसीज टू किंगडम जाओगे, जब भी आप स्पीसीज टू किंगडम जाओगे तो स्पेसिफिक करेक्टर लेस हो जाते हैं या मोर हो जाते हैं? लेस। क्या जनरल करेक्टर मोर हो जाते हैं? जनरल करेक्टर क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। बच्चे जब भी ये करेक्टर कम होंगे तो जनरल इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? इंक्रीज। तो जब भी हम स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे, कहां से कहां? स्पीसीज टू किंगडम। तो चलो, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे पहले कहां से कहां जा रहे हैं बच्चे? स्पीसीज टू किंगडम। क्या बच्चे जनरल करेक्टर मोर हो जाएंगे? जनरल करेक्टर क्या हो जाएंगे? मोर। और लेस स्पेसिफिक हो जाएंगे करेक्टर, करेक्टर लेस स्पेसिफिक होंगे, मोर स्पेसिफिक, लेस स्पेसिफिक। लेकिन अब अगर आप किंगडम टू स्पीसीज आ रहे हैं, कहां से कहां रहे हैं? किंगडम टू स्पीसीज। तो बताइए लेस क्या जनरल करेक्टर हो जाएंगे? अरे बोलो। एंड या फिर क्या बोल सकते हैं, क्या बच्चों मोर स्पेसिफिक हो जाएंगे करेक्टर? देख लो आप, चाहिए आपके सामने लिखा हुआ है। जब भी हम स्पीसीज टू किंगडम जा रहे हैं, करेक्टर वो करेक्टर क्या बच्चे कंबाइन होते जा रहे हैं? क्या मोर जनरल होते जा रहे हैं? तो मैं बोलूंगा क्या हो रहे हैं? लेस स्पेसिफिक। जब आप किंगडम टू स्पीसीज जा रहे हैं, किंगडम टू स्पीसीज, क्या करेक्टर बच्चे मोर स्पेसिफिक हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं? लेस जनरल। हेलो, यहां से ही फिर एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी गई है। एनसीईआरटी में बोल रखा है कि अगर लोअर टेक्सा टू हाई टेक्सा जाते, लोअर टेक्सा टू हाई टेक्सा का मतलब क्या है? स्पीसीज टू किंगडम। लोअर टेक्सा टू हाई टेक्सा जाते हैं तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होती है? डिफिकल्टी। क्या होती है? डिफिकल्टी। और हायर टेक्सा के अंदर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? डिफिकल्ट। लेकिन जब हम हायर टेक्सा टू लोअर टेक्सा आते हैं तो आइडेंटिफिकेशन में क्या हो जाता है? इजी। सीधा सीधा। मैं आप में से एक स्टूडेंट बाहर था, उसको मैंने बोला स्टूडेंट को भेज दे। किसको भेजेगा? मैंने बोला स्टूडेंट को भेज दे, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं बताएं। तो क्या प्रॉपर आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट तक पहुंच पा रहे हो? नहीं। मतलब मैंने कैरेक्टर बताए, वो कैसे बताएं? स्पेसिफिक बताएं या मोर जनरल? मोर जनरल। अगर मोर जनरल है यहाँ पे कैरेक्टर, तो बच्चों हायर टेक्सा के अंदर आइडेंटिफिकेशन इजी नहीं है। लेकिन मैं अगर उसी स्टूडेंट को बोलता कि आपके क्लास के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट है जो गर्ल्स भी है, इंग्लिश मीडियम से भी है, पार्कर पहन रखता है, क्लासमेट रजिस्टर रखता है, फास्ट ट्रैक वॉच रखता है और चश्मा लगाता है, क्या तुरंत उसको पकड़ेगा, बाहर भेजेगा? अरे बोलो। यानी कैरेक्टर जब बच्चों मोर स्पेसिफिक होंगे
तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, इजी। और अगर मोर जनरल होंगे तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, डिफिकल्ट। बोलो समझ में आया? तो फिर अपने एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी के ऊपर नजर मारिए, पेज नंबर 10 के ऊपर नीचे नीचे से स्टार्ट हो जाइए। एज वी गो, फॉर एग्जाम्पल एज वी गो, लास्ट पैराग्राफ है, पढ़ते रहिए। पेज नंबर 11 का फर्स्ट पैराग्राफ भी पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल एज वी गो, समझ में आया क्या? लो मेरे को तो बेटा एनसीईआरटी, कईयों के पास एनसीईआरटी भी नहीं है, मॉड्यूल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज से कहां जा रहे हैं, किंगडम। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजिंग होंगे या इंक्रीजिंग होंगे, डिक्रीजिंग। कहां से कहां जा रहे हैं, स्पीसीज टू किंगडम। जब स्पीसीज टू किंगडम जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, लोअर द टेक्सा, lower the taxa, more are the characteristic that the members within the taxon share. lower the taxa, lower taxa का मतलब क्या हो रहा है, स्पीसीज जीनस यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या करेक्टर मोर शेयर हो रहे हैं। अरे बोलो, फिर आगे क्या बोल रहा है, हायर द कैटेगरी, higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. यहाँ पे अगर सेम लेवल पे दो टेक्सा को ले लिया जाए तो भी यहाँ पे बच्चों आइडेंटिफिकेशन में क्या होगी, डिफिकल्टी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो गए, इंक्रीज हो गए, डिक्रीज, ज्यादा डिक्रीज हो गए। अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गए तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आसान नहीं है। हेलो, यही लिख रखा है, समझ में आया? आगे नेक्स्ट पॉइंट, जब आप बच्चों पढ़ोगे और स्पीसीज, जीनस, फैमिली ये सब पढ़ोगे एनसीईआरटी से, तो वहां पर आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जीनस में, वो आपको पहले बता देता हूं। जीनस के अंदर एक पॉइंट लिखा मिलेगा और इसमें पॉइंट जो लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में वही समझा रहा हूं, इधर ध्यान देंगे सारे। ये कोई जीनस है एक्स और ये जीनस है वाई। इस एक्स जीनस के अंदर बच्चों दो स्पीसीज है, स्पीसीज क्या रिलेटेड स्पीसीज होगी, अरे बोलो, क्योंकि आप जानते हो रिलेटेड स्पीसीज ही मिलके क्या बनाएगी, जीनस। बच्चों इस वाई जो जीनस है इसके अंदर Y1 एंड Y2 स्पीसीज है, ये Y1 एंड Y2 स्पीसीज क्या रिलेटेड स्पीसीज है, तो रिलेटेड स्पीसीज मिलके क्या बना रही है, जीनस। आप तो मुझे बताइए, सेम जीनस की स्पीसीज के, सेम जीनस की स्पीसीज के करेक्टर मोर सिमिलर होंगे या डिफरेंट जीनस की स्पीसीज के करेक्टर मोर सिमिलर होंगे, क्या सेम जीनस की स्पीसीज के करेक्टर मोर सिमिलर होंगे। जैसे X1 एंड X2 के करेक्टर आपस में क्या रहेंगे, मोर सिमिलर, लेकिन बच्चे X2 एंड Y1 है, इसके करेक्टर क्या कम सिमिलर होंगे। पढ़िए पेज नंबर 9 के ऊपर जीनस है, उस जीनस के बारे में, जीनस की फर्स्ट लाइन ही पढ़िए पेज नंबर 9 पे, जीनस कंपैरिजन ऐसा लिख रखा होगा। अरे बोलो, एक ही लाइन पढ़नी है, नीचे नहीं जाना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने लग गए हैं, घर पे जाके पढ़ना, फर्स्ट लाइन ही पढ़ना। क्या समझ में आ गई फर्स्ट लाइन, पढ़ के सुनाऊं, है जरूरत है क्या? कई बोल रहे यस सर, बेशर्मों की तरह, लाओ। जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which factors in common in comparison to species of other genera। अदर जेनेरा का मतलब क्या है, जीनस ही है। अदर जीनस के कंपैरिजन में सेम जीनस के अंदर आने वाली स्पीसीज के करेक्टर क्या होंगे, मोर सिमिलर। डिफरेंट जीनस की स्पीसीज के करेक्टर क्या होंगे, लेस सिमिलर। अरे ठीक है, आगे और पूछा जाता है,
उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ध्यान से इधर ध्यान देना। दो ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों ऑर्गेनिज्म का डिवीजन तो है सेम, डिवीजन तो क्या है सेम, और ऑर्डर है डिफरेंट। ऑर्डर क्या है डिफरेंट। सिमिलर होगा, बताइए क्या सिमिलर होगा। ऑप्शन दे देता हूं आपको। जीनस, जीनस, फैमिली, स्पीसीज और क्लास। हाँ, क्या क्लास सेम होगी? अरे बोलो। अब देखो, मैंने क्या बोला है, ऑर्डर तो क्या है डिफरेंट, और बच्चों डिवीजन क्या है सेम। तो रिलेटेड ऑर्डर मिलके क्या बनाएंगे क्लास, और रिलेटेड क्लास मिलके क्या बनाएंगे डिवीजन। यस और नो? अगर बच्चों ऑर्डर डिफरेंट है, डिवीजन सेम है, तो क्लास भी क्या होगा सेम। अरे ठीक है। यहां पे अगर किंगडम दे देते साथ में, किंगडम दे देते ऑप्शन में क्लास की जगह, तो क्या किंगडम जाता? क्या जाता? अगर डिवीजन सेम है तो किंगडम भी क्या रहेगा सेम। अरे बोलो, क्लियर है? आगे। और नेक्स्ट आता है कि जब आप स्पीसीज, जीनस, फैमिली और डिवीजन और किंगडम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, तो उसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन हिडन है। हिडन क्लासिफिकेशन है उसके अंदर। एक तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है। प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में किसका क्लासिफिकेशन दे रखा है? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन तो आप पढ़ लोगे, लेकिन बच्चों एक एनिमल्स का क्लासिफिकेशन भी दे रखा है वहां पे। एनिमल का क्लासिफिकेशन किस किस का दे रखा है? लेपर्ड का दे रखा है, लॉयन का दे रखा है और टाइगर का दे रखा है। आप लोगों ने एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ ली होगी। उस एनिमल डाइवर्सिटी में इन तीनों का क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है क्या? अरे बोलो, पढ़ रखा है क्या? लॉयन, टाइगर और लेपर्ड, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा तो मैं वो बताता हूं, बता दूं ये। और जितने भी मैंने लाइनें आपको पढ़वाई है, समझाई है, ये आती हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। लिख के ही दे देता हूं, चलो आज क्या याद रखोगे। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। आपके सामने क्लासिफिकेशन लिखा गया है, 3 अलग अलग स्पीशीज का, लेपर्ड, लायन एंड टाइगर। पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस। ये बच्चों तीनों रिलेटेड स्पीशीज है। तो ये तीनों रिलेटेड स्पीशीज है, तो रिलेटेड स्पीशीज मिलके क्या बनाएगी जीनस। और रिलेटेड जो जीनस बना रहे हैं वो कौन सा है? पैंथेरा। इसके अलावा एक जीनस और लिख रहा है क्या? फेलिस।
इसके अंदर आती है बच्चे बिल्ली मौसी, कैट। क्या आती है? कैट। अब रिलेटेड जीनस मिलके क्या बनाएंगे बच्चे? फैमिली। तो रिलेटेड जीनस मिलके फैमिली बनाएंगे, इस फैमिली का नाम क्या है? फेलिडी। एक यहाँ पे फैमिली और लिख रखी है, कैंसिडी। इसके अंदर आता है बच्चे डॉग। क्या आता है? डॉग। अब रिलेटेड फैमिली मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्डर। और ऑर्डर का नाम क्या है? क्या नाम है? कार्निवोरा। एक ऑर्डर और लिख रखा है, प्राइमेट। क्या इसके अंदर मंकी आता है? रिलेटेड ऑर्डर मिलके बनाते हैं बच्चे क्लास, और क्लास का नाम क्या है? मेमेलिया। बच्चों मेमेलिया के अलावा एक क्लास और लिख रखी है, क्या? एव्स। इसके अंदर क्या फ्लाइंग बर्ड्स आते हैं? रिलेटेड क्लास और रिलेटेड क्लास मिलके बनाती है बच्चे डिवीजन, या फिर क्या बोल सकते हैं? फाइलम। फाइलम बनेगा वो कौन सा बनेगा? अरे कौन सा बनेगा? कॉर्डेटा। क्या नॉन कॉर्डेट भी होते हैं? और रिलेटेड फाइलम मिलके क्या बनाएंगे? किंगडम। और किंगडम कौन सा बनेगा? एनिमेलिया। प्लांट ही नहीं बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे? एनिमेलिया। बताइए, समझ में आया? इस क्लासिफिकेशन से ये पूछा जाता है कि लेपर्ड और लेपर्ड की फैमिली का नाम बताइए। लेपर्ड की फैमिली का नाम बताइए, फेलिडी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डॉग की फैमिली का नाम, ठीक है ना? क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कैट और स्केट के ऑर्डर का नाम बताइए, कार्निवोरा। अरे ठीक है, हो जाएगा, बोलो। अब देखिए आईसीबीएन, उस आईसीबीएन ने जब ये देखा कि डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इनके नंबर बहुत ज्यादा है। अगर इनके नंबर बहुत ज्यादा हैं तो इनको आइडेंटिफाइड करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो फिर आईसीबीएन ने इनके लिए कुछ सफिक्स और सफिक्स डिसाइड की। जब सफिक्स डिसाइड किए तो किसके लिए क्या सफिक्स लगाने हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सफिक्स के अंदर बात की जाए तो बच्चे किंगडम के लिए नहीं लिया जाता है, जीनस के लिए कोई सफिक्स यूज में नहीं लिया जाता है, स्पीसीज के लिए कोई सफिक्स यूज में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता है उसका रीजन भी बताया जाएगा, लेकिन पहले जिनके लिए सफिक्स यूज में लिया जाता है उनके बारे में बात करते हैं। डिवीजन। डिवीजन, उस डिवीजन के लिए जो सफिक्स यूज में लिया जाएगा वो लिया जाएगा बच्चे फाइटा। क्या यूज में लिया जाता है? फाइटा। फिर बात आती है बच्चे क्लास की। क्लास के लिए जो डिवीजन यूज, क्लास के लिए जो सफिक्स यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है ऑप्सिडा, या फिर बच्चों फाइसी, या फिर एई। क्या जैसे ऑप्सिडा तो कैसे? ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा अगर नाम मिल रहा है क्लास का, बच्चे आपके सामने नाम आए रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, तो ये भी किसका नाम है? क्लास का, क्योंकि इसके फाइसी। अरे ठीक है। उसके बाद में बच्चों अगर बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर के लिए जो सफिक्स यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है एल्स। क्या यूज में लिया जाता है? एल्स। जैसे पोएल्स। क्या बच्चे? पोएल्स। अगर पोएल्स नाम आ रहा है तो किसका नाम है? ऑर्डर का। और फैमिलीज, फैमिली के लिए जो सफिक्स यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है एसी। जैसे सोलेनेसी, ब्रेसी, केसी, नाम सुने क्या? इनके लास्ट में क्या एसी आ रहा है, और एसी आ रहा है तो ये किसके लिए सफिक्स यूज में लिया गया है? फैमिली के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि किंगडम के लिए सफिक्स क्यों नहीं यूज में लिया गया? बच्चों किंगडम और किंगडम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किंगडम के नंबर ही क्या है? लिमिटेड। क्या 5 ही है? कौन कौन से हैं अभी तक अगर बात करें तो 5 में? कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो जीनस और स्पीसीज के नंबर तो कम नहीं है। जीनस और स्पीसीज के नंबर कम नहीं है तो फिर इनके लिए सफिक्स क्यों नहीं यूज में लिया गया? इनके लिए सफिक्स क्यों नहीं यूज में लिया गया? बताइए, जीनस और स्पीसीज के लिए सफिक्स क्यों नहीं यूज में लिया गया? बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो सफिक्स यूज में लिया जाता है कि इजीली आइडेंटिफाइड कर पाए कि स्पीसीज का नाम है, किंगडम का नाम है, या फिर ऑर्डर का नाम है, या फिर डिवीजन का नाम है, किसका नाम है? आइडेंटिफाइड करने के लिए ही तो क्या लगाते हैं? सफिक्स। तो जीनस और स्पीसीज के लिए सफिक्स क्यों नहीं यूज वाले भी बताएंगे। बोलो। हाँ, वेरी गुड। आईसीबीएन है, उस आईसीबीएन का रूल ब्रेक हो जाएगा अगर जीनस और स्पीसीज के साथ में आप लगा दोगे सफिक्स। जीनस
यानी जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम में सफिक्स ऐड कर दोगे, जेनरिक नेम में अगर सफिक्स ऐड कर दोगे तो लेटर्स के नंबर क्या मोर देन 12 हो सकते हैं? अरे बोलो। और स्पेसिफिक एपिथेट में अगर आप सफिक्स ऐड कर दोगे तो क्या लेटर्स के नंबर मोर देन 12 हो सकते हैं? इसीलिए तो मैंने बताया था आपको कि आगे जाके आपको समझा पाऊं। आपके मॉड्यूल के अंदर वो रूल नहीं दे रखा, फिर भी मैंने बताया था कि जेनरिक नेम के अंदर लेटर्स के नंबर कितने कितने होने चाहिए? 3 to 12। स्पेसिफिक एपिथेट में कितने होने चाहिए? 3 to 12। अगर आप स्पेसिफिक नेम के अंदर ऐड कर दोगे सफिक्स तो लेटर्स के नंबर क्या हो जाएंगे? ज्यादा, और क्या हो जाएगा? ब्रेक। इसलिए आईसीबीएन ने बोला कि जेनरिक नेम यानी जीनस और इसके लिए कोई सफिक्स यूज में नहीं लिया जाएगा। तो ठीक है, अब ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जो सफिक्स मैंने बताए, यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा गया फैमिली के लिए कौन सा सफिक्स यूज में लेते? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कौन सा? एसी। तो ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे टेक्सोनॉमिकल एड। क्या आता है? टेक्सोनॉमिकल एड। एक स्टूडेंट पूछ रहा है डोमेन क्या होता है? सुपर किंगडम को डोमेन बोलते हैं। सुपर किंगडम को क्या बोलते हैं? डोमेन। आगे बताऊंगा, इसलिए नहीं बताया यहां पे। ये हो गया है? और बोलो। चलो आगे बात करते हैं। और क्या आता है? टेक्सोनोमिकल एड। टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होते हैं? टेक्सोनोमिकल एड्स बच्चों वो हेल्पिंग यूनिट्स होंगी जो हमें ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने में करेगी हेल्प। अगर ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं टेक्सोनोमिक एड्स की हेल्प ले सकते हैं, और टेक्सोनोमिक एड्स की हेल्प लेके हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। इनके अंदर आपको बहुत सारे नेम मिलेंगे और टेक्सोनोमिकल एड्स मिलेंगे, उनके हम एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? हर्बेरियम। क्या आ रहा है बच्चे? हर्बेरियम। हर्बेरियम, हर्बेरियम को बोला जाता है बच्चे ड्राई गार्डन। क्या बोला जाता है? ड्राई गार्डन। हर्बेरियम है वो। हर्बेरियम क्या होता है? वैसे तो आप लोगों को एक दिन आइडिया दिया था थोड़ा सा, और समझते। हर्बेरियम, हर्बेरियम वो रूम होता है जिसके इनसाइड आइडेंटिफाइड प्लांट्स की सीड पड़ी रहती। उन सीड को बच्चे प्रिजर्व किया जाता है। अगर उन सीड को प्रिजर्व किया जाता है जिस रूम के अंदर आइडेंटिफाइड प्लांट्स की, उस रूम को क्या बोला जाता है? हर्बेरियम। और जो सीट बनाई जाती है उस सीट को बोला जाता है हर्बेरियम सीट। क्या बोला जाता है? हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट और हर्बेरियम सीट की साइज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। साइज होती है, और साइज बच्चों याद रखना है। और साइज होती है 11.5 इंटू 16.5। साइज क्या रहेगी? 11.5 इंच इंटू 16.5 इंचेज। कई बार 11.5 इंटू 16.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ आता है। ध्यान रखना सेंटीमीटर में नहीं है कि इसमें है, इंचेज में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे इंटू करेंगे? क्या 2.5 से? अरे बोलो, किससे इंटू करना है? 2.5 से। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। कर लेना, हो जाएगा। बात करें तो बच्चे जो ये हर्बेरियम सीट है, इस हर्बेरियम सीट के ऊपर हम इस हर्बेरियम सीट को यूज में लेके क्या करेंगे? जो भी आइडेंटिफाइड प्लांट है उस आइडेंटिफाइड प्लांट के पार्ट्स को हम लेंगे और पार्ट्स को लेजर करके प्रेस करके इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि आपको मैंगो का हर्बेरियम सीड बनाना है, मैंगो प्लांट का हर्बेरियम सीड बनाना है, तो मैंगो प्लांट के जो भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं, उनको कलेक्ट करना है। कौन कौन से पार्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं? क्या लीफ को कलेक्ट कर सकते हैं? अरे बोलो। क्या उसके फ्लावर को कलेक्ट कर सकते हैं? बच्चों फ्रूट को भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट को यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम जैसे लीफ और फ्लावर को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में क्या करना है? आप लोगों को लीफ और स्लीप को प्रेस करके रखना है। जैसे कहीं पे भी आपने दबा के रख दिया। प्रेस करने का मतलब क्या? जब वो लीफ ड्राई होगी, तो बच्चे जैसे ही लीफ ड्राई होती है तो क्या उसकी शेप बिगड़ जाती है? अरे बोलो। अगर आप प्रेस करके रखोगे तो वो क्या लीफ स्ट्रेट रहेगी?
और अगर स्ट्रेट रहेगी तो पेपर के ऊपर पेस्ट करने में क्या आसानी होगी। इसीलिए प्लांट पार्ट्स को क्या किया जाता है बच्चे, प्रेसिंग करके, ड्राइंग करके, ड्राई करने के बाद में उसका पेस्ट। जैसे यहाँ पे लीफ है, उस लीफ को पेस्ट करने के बाद में लीफ के जितने भी कैरेक्टर उसको यहाँ नोट कर देंगे। फिर उसके बाद में बच्चों जो आगे, उस आगे हम फ्लावर कर देंगे और फ्लावर के भी जितने भी कैरेक्टर हैं उनको नोट कर देंगे। अब जो भी पार्ट हम नहीं कर पाए उनके हम देख के डायग्राम तो बना ही सकते हैं। तो स्टेम का डायग्राम बना दिए और स्टेम के जितने भी कैरेक्टर उन कैरेक्टर को नोट डाउन कर दिए। फिर लीफ तो हमने पेस्ट कर दी, रूट है, उस रूट को भी हम कलेक्ट नहीं कर सकते तो रूट के भी डायग्राम बना के हमने क्या कर दिया, उसके कैरेक्टर नोट कर दिए। क्या इस सीट के अंदर इस प्लांट के कंप्लीट कैरेक्टर है? और बोलो इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन रहेगी? और भी इंफॉर्मेशन रहेगी, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये तो टॉल प्लांट के बारे में बोला। लेकिन अगर बच्चों को स्मॉल प्लांट हो, हर्बेसियस प्लांट हो, तो क्या उसको तो हम कंप्लीट कलेक्ट कर सकते हैं? तो उसको क्या किया जाता है, विथ रूट ही कलेक्ट किया जाता है। और विथ रूट कलेक्ट करके उसको क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे और ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद में जो ये स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट को कंप्लीट को यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चे, पेस्ट। इस सीड के ऊपर कंप्लीट को क्या कर, पेस्ट। इसके ऊपर फ्लावर भी लगा हुआ है, इसके ऊपर लीफ भी लगी हुई है बच्चों, इसका स्टेम भी है। तो क्या इसके पास में कंप्लीट जितने पार्ट होते हैं क्या कंप्लीट प्रेजेंट है? तो जितने भी इसके कैरेक्टर, उन कैरेक्टर को नोट डाउन कर देंगे। साथ में ही बच्चों यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन और भी रहती है। प्लांट, उस प्लांट का इंग्लिश नेम लिखना होता है। क्या लिखना होता है, इंग्लिश नेम। इंग्लिश नेम के अलावा लिखना होता है प्लांट का लोकल नेम। क्या लिखना होता है बच्चे, लोकल नेम। लोकल नेम के अलावा लिखना होता है प्लांट का बॉटनिकल नेम। कौन सा नेम बच्चे, बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम के अलावा बच्चों फैमिली नेम लिखना होता है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है वो लिखना होता है। इसके अलावा डेट ऑफ कलेक्शन लिखनी होती है कि आप को प्लांट को कलेक्ट किया। उसके अलावा बच्चों प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखना होता है कि कहां से आपने कलेक्ट किया है। और लास्ट में लिखना होता है कलेक्टर्स नेम। क्या लिखना होता है, कलेक्टर्स नेम। जो कलेक्ट कर रहा है उसका नेम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर का नेम नहीं लिखना है, कलेक्टर्स नेम लिखना है। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है इस हर्बेरियम सीड के ऊपर। क्या इंग्लिश नेम, और क्या लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, आगे बोलो प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके ऊपर आएगी, हर्बेरियम सीड पे। जब भी आप हर्बेरियम सीड बना रहे हो तो क्या प्लांट, उस प्लांट को ड्राई करके पेस्ट करके सीड बना रहे हो, और उन सीड को जिस रूम के अंदर रख रहे हो उस रूम को क्या हर्बेरियम बोल रहे हैं। तो हर्बेरियम के इनसाइड लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है या डेड प्लांट का, डेड प्लांट्स का। अरे किसका होता है, डेड प्लांट्स का। और वो डेड प्लांट्स किस फॉर्म में रहते हैं, क्या ड्राई फॉर्म में। तो हर्बेरियम, और हर्बेरियम क्या बच्चे ड्राई गार्डन है, लिविंग गार्डन नहीं है। लिविंग प्लांट्स का क्या है, ड्राई गार्डन। क्योंकि यहां पर हम सीड्स जब बनाते हैं तो प्लांट के पार्ट को ड्राई करके पेस्ट करके बनाते हैं। अगर ड्राई करके पेस्ट करके बना रहे तो बच्चे जहां पे ये पार्ट्स रखे जाएंगे, जहां पे सीड रखी जाएगी वहां पे प्लांट के क्या रहेंगे, ड्राई पार्ट। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ड्राई गार्डन। जब भी हमें किसी न्यू प्लांट, इस न्यू प्लांट के बारे में पता लगाना है, जैसे मैंने बोला कि आप में से एक स्टूडेंट ने बोला कि ये न्यू प्लांट है, मैं बोल रहा हूं न्यू प्लांट है, लेकिन पहले उसको क्या आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। और आइडेंटिफिकेशन करना है तो हर्बेरियम, और हर्बेरियम को वो बच्चे विजिट कर सकता है। जैसे आज यहां पर बात की जाए तो कोटा के एरिया में जितने भी आइडेंटिफाइड प्लांट है, उन आइडेंटिफाइड प्लांट की इंफॉर्मेशन कोटा के हर्बेरियम में मिलेगी। तो वो प्लांट को लेके जाएगा, प्लांट को लेके जाने की जरूरत नहीं है, प्लांट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर को नोट डाउन कर लेगा। कैरेक्टर्स को नोट डाउन करके कोटा के हर्बेरियम में जाके सभी हर्बेरियम सीट को निकालेगा और उन कैरेक्टर्स की मैचिंग करेगा। अगर कैरेक्टर मैच हो गए तो बोलेंगे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड प्लांट है, और अगर कैरेक्टर मैच नहीं हुए तो हम बोलेंगे प्लांट न्यू हो सकता है, यानी न्यू प्लांट स्पीसीज हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर एरिया की हर्बेरियम सेट को विजिट किया है, हर्बेरियम को विजिट किया है। फिर हम कहां जाएंगे बच्चे, इंडिया के लार्जेस्ट हर्बेरियम में। वहां पर जाके हम क्या करेंगे, फिर से मैचिंग करेंगे, तो जितने भी इंडिया के अंदर आइडेंटिटी उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर फिर जाना है तो स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो आप लोगों को हर्बेरियम मिलेगा वो कहां मिलेगा, स्विट्जरलैंड। उसके अंदर जितने भी आज तक आइडेंटिफाइड प्लांट हैं इस वर्ल्ड के, उन सभी आइडेंटिफाइड प्लांट की क्या है वहां पे हर्बेरियम सीड।
उन सभी हर्बेरियम सीड से अगर कैरेक्टर की मैचिंग की और मैच नहीं हुए तो क्या आइडेंटिफाइड किए, और अगर बच्चों किसी से मैच हो गए तो फिर बोलेंगे ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्पीसीज है। देखिए जब भी हम न्यू स्पीसीज आइडेंटिफाइड करने जा रहे हैं तो क्या हर्बेरियम की हेल्प से कैरेक्टर की मैचिंग कर सकते हैं? तो हर्बेरियम एक क्या क्विक रेफरल सिस्टम का पार्ट हो सकता है, इसलिए बोला जाता है और बोला है एनसीईआरटी ने कि हर्बेरियम क्विक रेफरल सिस्टम का पार्ट है। आप हर्बेरियम में जाके प्लांट्स और प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। हेलो, आगे आगे जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर, और क्वेश्चन में यह बोला गया है कि हर्बेरियम सीड के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इन इंफॉर्मेशन के अलावा जो होगा वो बच्चों हर्बेरियम के अंदर नहीं आएगी। बताओ हर्बेरियम के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन होती है? इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड कलेक्टर्स नेम। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, और नेक्स्ट जो ऐड आता है वो आता है बॉटनिकल गार्डन। सभी लोग गए होंगे, अरे बोलो बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन प्लांट्स का लिविंग कलेक्शन होता है या डेड कलेक्शन? लिविंग कलेक्शन। आप करके किसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो? प्लांट्स का या एनिमल्स का? ओनली प्लांट्स का। बॉटनिकल गार्डन को आप विजिट करके किसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो? ओनली प्लांट्स का। बच्चे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि बॉटनिकल गार्डन के अंदर क्या रहते हैं? प्लांट्स। अब बच्चों बॉटनिकल गार्डन को विजिट करते हैं तो आप लोगों ने कईयों ने विजिट किया होगा बॉटनिकल गार्डन। कौन कौन गया बॉटनिकल गार्डन? वेरी गुड। जब बॉटनिकल गार्डन जाते हैं तो बॉटनिकल गार्डन के अंदर बच्चों प्लांट्स लगे रहते हैं। उन प्लांट्स के पास में एक बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड के ऊपर उस प्लांट की इंफॉर्मेशन रहती। उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या लिखा रहता है? लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम। क्या यही लिखा रहता है? अब जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स की इंफॉर्मेशन उसके पास में। मैंने आप में से एक स्टूडेंट को बोला कि ये प्लांट है, इस प्लांट कीजिए, करेक्टर नोट कीजिए, प्लांट के बारे में मैं नहीं जानता हूं। आज आप कोटा के बॉटनिकल गार्डन में जाइए, करेक्टर मैच कीजिए और इस प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करके आइए। क्या करके आ सकते हैं? वो क्या करेगा? सभी प्लांट से करेक्टर की मैचिंग करेगा। जिस प्लांट से करेक्टर मैच हो जाएंगे उसके सामने उस प्लांट का लोकल नेम लिखा हुआ है, उसका बच्चे इंग्लिश नेम लिखा हुआ है, उसका बॉटनिकल नेम लिखा रहा है, उसका नोट कर लेगा और फिर लाके दे देगा सर ये प्लांट है। क्या हम बॉटनिकल गार्डन को विजिट करके प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? अरे बोलो बच्चों, सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है वो इंग्लैंड में, और इस बॉटनिकल गार्डन का नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। और ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट है क्यू में। और क्यू कहाँ है? अरे कहाँ पे है? इंग्लैंड में। बच्चे इंडियन बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट है हावड़ा में। और हावड़ा कहाँ है? इंडिया में। अगर बच्चों नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो प्रेजेंट है लखनऊ में। कहां पे है? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है? इंडिया में। तो ये जो तीन नाम बताए मैंने ये याद रखने हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से भी कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हावड़ा। और ये भी पूछा जाता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में भी ध्यान रखना है जगह का कौन। क्यों? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बच्चे जूलॉजिकल पार्क। कौन सा है? जूलॉजिकल पार्क। बच्चों वाली बातें चल रही है। जूलॉजिकल पार्क, सभी लोग जू तो गए होंगे। जू जू जब भी छोटे थे तो जिद जरूर करते थे। जब भी बच्चों वेकेशन होता था तो हम बोलते थे कहाँ जाना है? ऑनलाइन वाले कहाँ जाना है? जू। और कई बार तो जू के चक्कर में अच्छी धुलाई भी हो जाती थी। होती नहीं होती थी? अगर बच्चों हम जू में जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? जूलॉजिकल पार्क में जा रहे हैं। जूलॉजिकल पार्क में आपने देखा होगा वाइल्ड एनिमल्स को अंडर ह्यूमन केयर रखा जाता है। तो याद रखना है जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को अंडर ह्यूमन केयर रखा जाता है। और वहां पे बच्चे जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। एनसीईआरटी लिख रही है यहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बच्चे कहां जाने पे खुश होते हैं। अब देखिए जब हम बच्चे जू जाते हैं तो जू के अंदर एनिमल्स है। उन एनिमल्स कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो डेंजरियस होते हैं। उनको क्या केज में बंद रखा जाता है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इस केज के ऊपर एक लगी रहती है प्लेट।
उस प्लेट के ऊपर उसका नाम लिखा रहता है, तो उसकी नेम की, उसकी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की कुछ इंफॉर्मेशन उस प्लेट के ऊपर लिखी रहती है, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, इसके बाद में आप लोगों को मिलेगा जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, जूलॉजिकल नेम, और बच्चों उसकी फैमिली का नाम, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे। अगर आपको किसी एनिमल का आइडेंटिफिकेशन में करेक्टर दे दूं कि ये करेक्टर एनिमल की, तो क्या आप जू को विजिट करके उसका आइडेंटिफिकेशन कर, अरे बोलो, बिल्कुल। याद रखना है जूलॉजिकल पार्क से हम ओनली एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, इतना तो कॉमन सेंस है ना। नेक्स्ट आता है बच्चे म्यूजियम। म्यूजियम, म्यूजियम के अंदर मैं बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात कर रहा हूं। म्यूजियम के अंदर किसकी बात कर रहा हूं, बायोलॉजिकल म्यूजियम की। बायोलॉजिकल म्यूजियम कौन कौन गया है, ठीक है, दो चार तो गए, क्या देखा है वहां पे, है बिल्कुल, शीशे जैसे को बोलते हैं स्पेसिमेन। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग अपनी बायोलॉजी की लैब में तो गए होंगे। जब बायोलॉजी की लैब में गए होंगे तो आपने एक चीज को तो जरूर देखा होगा, कुछ ऐसे ग्लास के ट्रांसपेरेंट बॉक्स पड़े रहते हैं, उन ट्रांसपेरेंट बॉक्स भी होता ही नहीं होता है, और उसको कुछ एक केमिकल, उस केमिकल के अंदर प्रिजर्व किया। तो म्यूजियम के अंदर बच्चे एनिमल्स एंड प्लांट्स, उन एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, और प्रिजर्व किया जाता है तो क्या बनाए जाते हैं, उनके स्पेसिमेंस। स्पेसिमेन तो कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए सबसे पहले बच्चे ऑर्गेनिज्म का क्या करना होता है, कलेक्शन। क्या करना होता है, कलेक्शन। कलेक्शन करने के बाद में उसकी क्या करनी है, किलिंग। किलिंग करने के बाद में उसकी करनी है पिनिंग, और पिनिंग करने के बाद में बच्चों उसको इंसेक्ट बॉक्स के अंदर डाल देना है। किस में डाल देना है, इंसेक्ट बॉक्स में। कैसे, अगर आपको बोल दिया जाए कि स्नेक, स्नेक का बनाना है आपको स्पेसिमेन, क्या बना सकते हो, कई लोग बोलेंगे बना सकते। क्या करोगे आप, सबसे पहले उसको मारोगे और फिर कलेक्ट करोगे, उल्टा कर रहे हो आप। पहले क्या करना है, उसका कलेक्शन, और उसके बाद में क्या करना है, किलिंग। आप क्या करोगे, कलेक्ट करने के बाद में भी किलिंग करोगे तो लकड़ी लेके करोगे, और अगर लकड़ी लेके करोगे तो उसके पार्ट्स को तो आप पहले ही बिगाड़ दोगे, तो उसको प्रिजर्व करने का मतलब भी क्या रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जो परफेक्ट पर्सन होते हैं वही बच्चे कलेक्शन करते हैं, अपने बस की कहानी नहीं है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, कलेक्शन। कलेक्शन करने के बाद में ट्रीटमेंट से उसको क्या किया जाता है, किल। केमिकल ट्रीटमेंट से क्या करते हैं उसको, जब किल हो जाएगा तो फिर उसको एक पिन कर दिया जाता है, बोर्ड के ऊपर क्या किया जाता है, पिन। अब उस बोर्ड के ऊपर पिन कर दिया तो फिर एक जार लेते हैं। उस ग्लास जार का ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ग्लास जार, कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। फिर बच्चों जो पिन वाला बोर्ड है, उस बोर्ड को किस में रख देंगे, ट्रांसपेरेंट जार में, और फिर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है वो भर देंगे। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन क्यों भरेंगे, क्योंकि बच्चे उसको लॉन्ग टाइम तक हमें रखना है। अगर आप प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन नहीं रखोगे तो थोड़े टाइम में वो सड़ और गल जाएगा, तो सड़ने और गलने से बचाने के लिए क्या रखते हैं उसके अंदर, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फिल करने के बाद में उसको टाइटली क्या कर दिया जाता है, क्लोज। और टाइटली क्लोज करने के बाद में उसके ऊपर एक स्लिप चिपका दी जाती है। उस स्लिप के ऊपर बचे उस ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या, पूरी की पूरी किंगडम नेम, फाइलम नेम, सारी इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन एक दिन वो इंफॉर्मेशन हट जाती है, जिस दिन टेस्ट होता है या फिर जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है। फिर आपके सामने स्पेसिमेंस रखे जाते हैं और बोला जाता है इसके किंगडम का नाम आइडेंटिफाइड कीजिए, डिवीजन का नाम, स्पीसीज का नाम बताइए। मैं जानता हूं कैसे आपने बताया है। अब देखिए, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आपको स्पेसिमेंस बनाने, तो स्पेसिमेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कलेक्शन। कलेक्शन करने के बाद में क्या करनी है, किलिंग। किलिंग करने के बाद में क्या करनी है, पिनिंग। और पिनिंग करने के बाद में आपको स्टफ कर देना है। स्टफ का मतलब क्या है, ठूस देना है, किसके अंदर,
इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। जब इंसेक्ट बॉक्स के अंदर ठूस देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे? स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन्स प्लांट्स के भी बनाए जा सकते हैं, एनिमल्स के बनाए जा सकते हैं, लेकिन बच्चे टॉल प्लांट्स के स्पेसिमेन नहीं बनते, टॉल प्लांट्स के स्पेसिमेन नहीं बनेंगे। और जो लार्ज एनिमल्स है उनके भी स्पेसिमेन्स नहीं बनते, ध्यान रखना। आप ये चाहो कि ह्यूमंस के स्पेसिमेन बना दे, नहीं, और कोई दूसरा जो लार्ज एनिमल है उसका स्पेसिमेन बना दे, नहीं। जो बच्चे अदर जो लार्ज एनिमल्स है उन लार्ज एनिमल्स के स्पेसिमेन्स नहीं बना, उनका क्या किया जाता है? स्केलेटन रखा जाता है। और स्केलेटन भी आप लोगों ने देखा होगा जूलॉजी लैब के अंदर, उस स्केलेटन की पोजीशन फिक्स होती है और गेट के पास में ही होता है, यहाँ पे गेट के पास में होता है, और वो बच्चे एक बॉक्स के अंदर बंद रहता है। वो ग्लास बॉक्स होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास बॉक्स क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम जब भी लैब में जाते हैं तो आराम से नहीं जाते, उसे हेलो हाई करते हुए जाते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं और स्केलेटन, उस स्केलेटन को हिला देंगे तो क्या पूरा का पूरा स्केलेटन बच्चों डिस्टर्ब हो जाएगा? और उसकी पोजीशन भी फिक्स रहती है, क्या मुंह खुला ही रहता है? कहने का मतलब यह है कि जो लार्ज एनिमल्स है, वो लार्ज एनिमल्स है, उन लार्ज एनिमल म्यूजियम के अंदर किस फॉर्म में रखते हैं? स्केलेटन की फॉर्म में। और जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके क्या बनाते हैं बच्चे? स्पेसिमेन। स्मॉल प्लांट्स है उनके भी क्या, और जो लार्ज प्लांट है उनके क्या किए जाते हैं? फोटोग्राफ लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? फोटोग्राफ। अरे ठीक है, तो आप म्यूजियम, उस म्यूजियम को किस किस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो? क्या प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का? तो म्यूजियम को बच्चे विजिट करके प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। अरे क्लियर? आता है बच्चे की, क्या आता है? की हटा दो ना। की को, की का मतलब चाबी नहीं है यहाँ पे। की हम बना सकते हैं बच्चे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की, और की बनाई जाती है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बनाई जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस हम बोल रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बनाई, और प्लांट्स और एनिमल्स की जब की बनाई जाएगी तो उनके कैरेक्टर लिए जाएंगे। कैरेक्टर्स के क्या बनाए जाएंगे बच्चे? ग्रुप। अब जो कैरेक्टर है उन कैरेक्टर को हम लिख के, यहाँ पे एक कैरेक्टर तो उस ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड लिखेंगे और दूसरा कैरेक्टर जस्ट उससे क्या लिखेंगे? अपोजिट। यानी की बनाई जाती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे, और जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है की में, उसको बोला जाता है कपलेट। कपलेट। और बच्चों जो सिंगल ग्रुप रहता है, सिंगल जो कैरेक्टर्स का ग्रुप रहता है उसको बोला जाता है लीड। क्या बोला जाता है? लीड। कैसे बना? हमें हमें की बनाई है, और की उस की हेल्प से आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं प्लांट का, क्योंकि हम तो प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो अपने सामने की आई, उसके अंदर लिखा हुआ था रूट, लीफ, स्टेम, प्रेजेंट। सेकंड जो स्टेटमेंट था उसके अंदर लिखा हुआ था रूट, लीफ, स्टेम, एब्सेंट। क्या है? रूट, लीफ, स्टेम, एब्सेंट। ये बच्चों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्या है? ग्रुप। तो इसको कंबाइनली क्या बोला जाता है? कपलेट। अरे क्या बोला जाता है? कपलेट। स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? लीड। ये भी एक क्या है? लीड। और ये भी एक क्या है? लीड। अपने पास में जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर रूट, लीफ, स्टेम प्रेजेंट है,
यानी प्लांट बॉडी रूट लीफ स्टेम में अगर डिफरेंशिएटेड है तो बच्चों क्या इस स्टेटमेंट को चूज करेंगे और इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। स्टेटमेंट को चूज किया तो अपने पास में कौन कौन सा ऑप्शन आए, टेरिडोफाइटा। कौन सा आएगा बच्चे, टेरिडोफाइटा, क्योंकि टेरिडोफाइटा और टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी रूट लीफ स्टेम में डिफरेंशिएटेड होती। और क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगर हम बोल देते कि रूट लीफ स्टेम प्रेजेंट नहीं एब्सेंट है तो या तो क्या होता, एल्गी, या फिर क्या होता, ब्रायोफाइटा। हेलो, फिर बच्चों की को फॉलो करें और नेक्स्ट की के अंदर लिखा हुआ है सीड प्रेजेंट और दूसरे में लिखा हुआ है सीड एब्सेंट। दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का जो ग्रुप है इसको क्या बोला जाएगा, इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, लीड। मैंने बोला अपने पास जो प्लांट है, प्लांट के पास रूट लीफ स्टेम तो है ही, लीड भी फॉर्म होते, तो क्या इस स्टेटमेंट को चूज करेंगे और रिजेक्ट। जब बच्चों हमने सीड प्रेजेंट वाले स्टेटमेंट को चूज किया तो अब अपने पास ऑप्शन क्या बचे, क्या जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, या तो क्या हो सकता है एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म। यहां पर हम बोल देते कि सीड एब्सेंट है तो अपन क्या डायरेक्टली रिजल्ट तक पहुंच जाते और बोलते प्लांट जो प्रेजेंट है वो कौन सा है, टेरिडोफाइट। हेलो, अगला जो स्टेटमेंट मिलेगा वो मिलेगा फ्रूट प्रेजेंट और दूसरा मिल रहा है फ्रूट एब्सेंट। अब दोनों स्टेटमेंट है उनको कंबाइनली क्या बोला जाएगा, कपलेट। इस स्टेटमेंट को लीड। हमने बोला कि जो अपने पास प्लांट है उस प्लांट के अंदर फ्रूट तो क्या है, प्रेजेंट, और फ्रूट प्रेजेंट है तो क्या रहेंगे, फ्रूट क्या प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे एब्सेंट है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट। प्रेजेंट रहेंगे तो क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। और अगर यहीं पे बोल देते कि फ्रूट एब्सेंट है तो हम क्या बोलते, जिम्नोस्पर्म। तो क्या हम की को फॉलो करते हुए पर्टिकुलर एक जीनस एक स्पीसीज को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। की बच्चों एनिमल्स के लिए बनाई जा सकती है और प्लांट्स के लिए। जब की बना रहे तो किसके ऊपर बनाएंगे, क्या पेपर पे बनाएंगे। तो की एक क्या होती है, बुकलेट। की एक क्या होती है बच्चे, बुकलेट। बुकलेट होती है के अंदर प्लांट से उन प्लांट्स के कैरेक्टर्स मिलते हैं। उन कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर प्लांट या फिर एनिमल के रिलेटेड मिलेगा और दूसरा उसके जस्ट अपोजिट मिल। फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन। अब जब बच्चों हम प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं, इधर ध्यान रखना, प्रॉपर जब रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं कि तो क्या एक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करें दूसरे को रिजेक्ट, एक को सेलेक्ट दूसरे को रिजेक्ट, तो क्या एनालिसिस करते हुए रिजल्ट तक पहुंच रहे। तो एनसीईआरटी बोलती है की है वो की होती है एनालिटिकल इन नेचर। कैसी होती है, एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल इन नेचर क्यों है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें एक को क्या करना होता है, सेलेक्ट, और दूसरे को क्या करना होता है, एनालिसिस करते हुए रिजल्ट तक पहुंचे, इसलिए क्या बोला जाता है, एनालिटिकल इन। आगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या आता है बच्चे, फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स है, उन प्लांट्स की इंफॉर्मेशन रखने वाली जो बुकलेट है उस बुकलेट को क्या बोला जाता है, फ्लोरा। हम बुक से उन बुक्स को भी फॉलो करके प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अरे बोलो, बिल्कुल, बुक्स से उन बुक्स को प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि बुक्स के अंदर उनके क्या मिलेंगे, कैरेक्टर्स। जैसे मैंने बोला फ्लोरा ऑफ कोटा, क्या बोल दिया, फ्लोरा ऑफ कोटा। तो फ्लोरा ऑफ कोटा के अंदर क्या मिलेगा, क्या कोटा के अंदर जितने भी आइडेंटिफाइड प्लांट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब जो फ्लोरा, इस फ्लोरा के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, फ्लोरा के अंदर बच्चे बनी रहती है प्लांट्स की इंडेक्स। क्या बनी रहती है, इंडेक्स। अगर इंडेक्स बनी हुई तो क्या प्लांट्स के नेम रहेंगे। अरे बोलो, इसके अलावा प्लांट्स की हैबिट के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। किसके बारे में, हैबिट। और प्लांट के में इंफॉर्मेशन रहती है, किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बच्चों कोई बुकलेट है और वो बुकलेट प्लांट्स है, उन प्लांट्स का इंडेक्स रखती है, नेम्स रखती है, हैबिट की इंफॉर्मेशन रखती है और डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन रखती है, तो वो प्लांट, वो क्या होगा, फ्लोरा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि प्लांट्स है, उन प्लांट्स की इंडेक्स रखने वाला, नेम रखने वाला, हैबिट और डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन रखने वाला कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड है, तो क्या देना आंसर, फ्लोरा। अरे क्या जाएगा, फ्लोरा। आगे
नेक्स्ट आता है बच्चे मैनुअल्स। क्या आता है? मैनुअल। मैनुअल्स के अंदर क्या रहेगा? मैनुअल्स किसी एरिया के अंदर मिलने वाले प्लांट्स और उन प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब ध्यान से सुनो जो पॉइंट बोल रहा हूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट्स और उन प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली बुकलेट है, उसको क्या बोला जाएगा? मैनुअल्स। तो मैनुअल्स भी एक क्या है बच्चे? बुकलेट है। और इस बुकलेट के अंदर किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट्स और उन प्लांट्स के कैरेक्टर रहेंगे, उन कैरेक्टर को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। क्या ये कैरेक्टर प्रोवाइड करता है फ्लोरा? नहीं, कैरेक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट्स और उन प्लांट्स के जितने भी आइडेंटिफाइड नंबर हैं उनको बता रहा है ये कि कौन कौन से प्लांट इस एरिया के अंदर आइडेंटिफाइड है, उन सभी की क्या मिलेगी? उसके अंदर सभी की हैबिटेट की इंफॉर्मेशन मिलेगी और डिस्ट्रीब्यूशन की मिलेगी। हेलो। लेकिन मैनुअल क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या बोल रहा हूं? आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो से कैरेक्टर्स की हेल्प से करेंगे। तो मैनुअल्स क्या करता है? किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली बुकलेट, उस बुकलेट को क्या बोला जाता है? मैनुअल्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि फ्लोरा और मैनुअल्स के अंदर बहुत ज्यादा क्या रहता है? कंफ्यूजन। इस फ्लोरा के अंदर एक ये भी बुकलेट है, उन प्लांट्स की क्या मिलेगी? नेम की इंडेक्स। अरे इंडेक्स तो जानते हो ना, स्टार्टिंग में जब मॉड्यूल खोलते हो तो क्या इंडेक्स मिलती है? वो मिलेगी। उसके बाद में नेम्स मिलेंगे, नेम्स के साथ में उनकी क्या मिलेगी? हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन। बस बच्चों, प्लांट्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए क्या देगा? इंफॉर्मेशन। तो प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली जो की है, या फिर बोलूं जो बच्चों बुकलेट है, उस बुकलेट को क्या बोला जाएगा? मैनुअल्स। नेक्स्ट है कैटलॉग। क्या है बच्चे? कैटलॉग। कैटलॉग क्या है? कैटलॉग है बुकलेट। क्या है? स्मॉल बुकलेट। और इस स्मॉल बुकलेट के अंदर बुक्स की इंफॉर्मेशन रहती। किसकी इंफॉर्मेशन रहती? बुक्स। आप क्या स्पेशल बुक्स है, उन बुक्स को फॉलो करके भी प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है तो क्या एक से बैठ के डायरेक्ट नोमेनक्लेचर, रूल और रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे। रूल और रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे तो क्या बुक्स को पढ़नी पड़ेगी? और बोलो, अब कौन से ऑथर की बुक पढ़नी है, क्या पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, वो आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप कहां जाओगे? क्या लाइब्रेरी। और जब लाइब्रेरी में जाएंगे तो क्या वहां पे बुक है या नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, के पास जाओगे। और लाइब्रेरियन आपको बिना बोले एक छोटी सी बुकलेट देगा। उस बुकलेट के अंदर बच्चों बुक्स की इंफॉर्मेशन रहती। बुक्स की इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या रहता है? उसके अंदर बच्चे टाइटल रहता है। बुक का क्या होता है? टाइटल। यानी बुक टाइटल क्या होगा? इसके अलावा बच्चों उसके अंदर रहता है ऑथर्स नेम। क्या रहता है? नेम। उसका मिलेगा आपको पब्लिशर। किसका नाम लिखा हुआ मिलेगा? पब्लिशर। पब्लिशर का नेम लिखा हुआ मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बुक को आपको फॉलो करना है, तो मेरी बुक का नाम है प्लांट डाइवर्सिटी। क्या नाम है? प्लांट डाइवर्सिटी। तो बच्चों बुक टाइटल क्या हुआ? क्या? प्लांट डाइवर्सिटी। ऑथर नेम क्या रहेगा? मेरा नाम। अरे बोलो। उसके बाद नेम है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। क्या है? एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। क्या फॉलो करोगे आप तो उस बुकलेट के अंदर जो नाम मिल रहा है तुरंत आप बोलोगे कि हाँ ये बुक निकाल के दो, मैं इस बुक को स्टडी करना चाहता हूं। तो जो बुक्स है उन बुक्स की या बुक्स की इंफॉर्मेशन रखने वाली जो स्मॉल बुकलेट है उसको क्या बोला जाता है? कैटलॉग। क्या कैटलॉग को फॉलो करके भी आप प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो? यस। कैटलॉग को फॉलो करोगे तो आप बुक्स पढ़ोगे प्रॉपर, और उन बुक्स के अंदर बच्चों प्लांट्स और उन प्लांट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उन प्लांट के कैरेक्टर पढ़ के आप क्या कर सकते हो? प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन। लास्ट एंड फाइनल आता है बच्चे मोनोग्राफ। क्या आता है? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनो का मतलब है वन, और ग्राफ का मतलब है पैराग्राफ। अगर वन पैराग्राफ के अंदर एनी वन टेक्सोन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो तो क्या बोला जाता है? मोनोग्राफ। फिर से सुनिए, अगर एनी वन टेक्सोन की वन पैराग्राफ के अंदर अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो तो क्या बोला जाएगा? मोनोग्राफ। आप बोलो कि एनी वन टेक्सोन, जैसे किंगडम, किंगडम के अंदर प्लांटी, प्लांटिस प्लांट इंफॉर्मेशन दे दी आपको एक पैराग्राफ में तो उसको क्या बोलोगे? मोनोग्राफ। डिवीजन का नाम लिया मैंने स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा एक क्या डिवीजन है? अरे बोलो, क्या एक टेक्सोन है?
एक क्या है, टेक्सॉन। अब इस टेक्सॉन की अगर वन पैराग्राफ में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है तो क्या बोला जाएगा, मोनोग्राफ। और बोलो, तो ये क्या थे, टेक्सोनोमिक एड। थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, म्यूजियम के अंदर डेड होते हैं बच्चे, एक लिविंग कलेक्शन नहीं होता है म्यूजियम में। डेड एनी वन पैराग्राफ में अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, मोनोग्राफ। क्विक रेफरल सिस्टम, अगर आप किसी भी सिस्टम को फॉलो करके जल्दी से आइडेंटिफाइड कर सकते हो ऑर्गेनिज्म को तो क्या बोला जाएगा, क्विक रेफरल सिस्टम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। डेड है ना, तो मैंने कब बोला लिविंग कलेक्शन है म्यूज, मैंने कब बोला लिविंग कलेक्शन है हर्बेरियम के अंदर, मैंने डेड कलेक्शन ही बोला है। मैंने तो बॉटनिकल गार्डन में बोला है कि लिविंग कलेक्शन होता है। थैंक यू।